हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे तरंग गति के बारे में। तरंग गति के बारे में कल लास्ट क्लास के अंदर हमने तरंगों के अध्यारोपण के कॉन्सेप्ट को जो है सीखा था, और उसमें लास्ट तक हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, लिसाजू की आकृतियाँ जो है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि तरंगों के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर प्रभाव जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो आप अब टॉपिक डालेंगे जल्दी से। ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? ध्वनि तरंगों में जो डॉपलर प्रभाव है उसके बारे में, यानी डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव के अंदर जो डॉपलर्स इफेक्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली डॉपलर इफेक्ट किसके साथ डील करता है या ये है क्या, वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई ध्वनि का सोर्स जो है वो या जो सुनने वाला श्रोता है वो, उन दोनों में से कोई भी अगर चल रहा है या दोनों चल रहे हैं, तो क्या होता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी से बोले हैं उससे या तो ज़्यादा या उससे कम फ्रीक्वेंसी से कई बार हमें सुनाई देता है। उसका क्या रीज़न है, वही जो है इसको समझाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा अधिक वेग से गतिशील एक रेलगाड़ी होती है, क्या होता है, रेल जो हमारी ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा अधिक स्पीड होती है और वो उससे चल रही होती है, तो उसकी जो सीटी होती है, आपने सुना होगा, उसकी जो सीटी है वो बहुत ज़्यादा ध्वनि के कंपैरिजन में, सीटी की जो वैल्यू जो साउंड है उसके कंपैरिजन में या उसकी अपेक्षाकृत तीक्ष्ण सुनाई देती है, यानी उससे ज़्यादा हमें तीक्ष्ण सुनाई देती है। तो वो उससे ज़्यादा हमें तीक्ष्ण सुनाई देने का कारण क्या है, या जैसे जैसे वो हमसे जब दूर जा रही होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हमें मोटी सुनाई देती है। तो ये जो मोटी सुनाई देना या तीक्ष्ण सुनाई देना, इसका कारण क्या है? तो जब तीक्ष्ण सुनाई देती है तब इसकी आवृत्ति, उसका तारत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जब वो मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी सुनाई देती है हमें, तब उसका तारत्व यानी आवृत्ति जो है वो कम हो गई होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि जो तारत्व अगर बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि उसकी जो ध्वनि है, उसका जो साउंड है वो कैसा है, तीक्ष्ण है। और अगर वो मोटी सुनाई दे रही है तो उसका तारत्व या जो आवृत्ति है वो क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब जो हमारे ये ध्वनि है इसका जो तारत्व है इसको चेंज होता है, जैसे जैसे कभी हमारे पास में मशीन पास आ रही है तो हमें ज़्यादा अधिक जो है तीक्ष्ण सुनाई देती है, जैसे जैसे दूर जाती है मोटाई सुनाई देती है। तो ये जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो ये आभासी परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जो स्टडी करी थी या इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी, वो जानकारी दी गई थी किसके द्वारा, डॉपलर नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा। और उस वैज्ञानिक के द्वारा इस आभासी परिवर्तन के बारे में जब जानकारी दी गई तो उस वजह से इस आभासी परिवर्तन को हमने एक प्रभाव समझा, और इस प्रभाव का नाम फिर हमने क्या रख दिया, डॉपलर प्रभाव रख दिया, या डॉपलर का प्रभाव रख दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, या तो आपका जो साउंड सोर्स है वो और जो सुनने वाला श्रोता है वो दोनों स्थिर होंगे, या ध्वनि का जो सोर्स है वो गतिशील होगा, या श्रोता गतिशील होगा, या दोनों के दोनों गतिशील होंगे। ऐसे कुछ अलग अलग केस बनेंगे। जैसे कि और क्या हो सकता है, तो जब दोनों चल रहे हैं तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो, या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हो, या दोनों एक दूसरे की ओर ही गतिशील हो, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे
हो। ये कुछ ऐसे 3-4 इसके प्रभाव है जिसके बारे में हमें जानना है और जिनसे संबंधित हमारे प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 16 और 18 में जो पेपर हुआ उसमें डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आया है। तो हमें इस डॉपलर इफेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं जो है आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन, यानी जब किसी ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता के मध्य रिलेटिव मोशन होता है यानी आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता के द्वारा सुनी हुई जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति और जो स्रोत है जहाँ से वो एनर्जी आपकी आवृत्ति उत्सर्जित हो रही है उसमें कुछ भिन्नता होती है। इस भिन्नता या इस आभासी परिवर्तन को हम कह रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। ये डेफिनेशन लिखने से हमारे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे को ज़्यादा आगे काम आने वाली नहीं है, डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं। इसके जो सोर्स हैं, इसके जो केसेज हैं वो अलग अलग हमें केस पढ़ने हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर कितना इफेक्ट पड़ा वो चीज़ हमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। चलिए किसके बारे में, तो एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो डॉपलर प्रभाव है ये केवल ऐसा नहीं है कि ध्वनि पर ही लागू होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्रभाव है आपकी जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन सभी के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों का जो डॉपलर प्रभाव है वो आपका कहाँ लागू होता है, अगर आपसे ऐसा कोई पूछे तो क्या केवल ध्वनि तरंगों पर कहोगे? नहीं, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों पर लागू होता है। ठीक है, चलो अब मैं इसका पहला केस लिखवा रहा हूँ, आप लिखेंगे। और पहला केस है जब स्रोत यानी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एवं श्रोता दोनों स्थिर है। ठीक है, तो जब आपका सोर्स और सुनने वाला श्रोता दोनों के दोनों क्या है? स्थिर है। तो जब ये दोनों स्थिर होते हैं तब आपके फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी एन डैश थी वही फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई भी देती है एन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि श्रोता द्वारा सुना गया तारत्व, ब्रैकेट में आप आवृत्ति भी लिख सकते हैं, तारत्व या आवृत्ति वही है जो स्रोत द्वारा उत्पन्न हो रहा है या रही है। क्लियर है? तो स्रोत और जो श्रोता है वो दोनों के दोनों अगर खड़े हैं एक ही जगह पर स्थिर अवस्था में है तो उनके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक, चलो दूसरा केस कहता है जब केवल ध्वनि स्रोत गतिशील है। क्या? जब केवल ध्वनि स्रोत जो है वो गतिशील है, यानी जो ध्वनि को प्रोड्यूस करने वाला स्रोत है वो केवल आपके क्या है? गतिशील अवस्था में है। तो तब आपके जो आवृत्ति है उसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो डेल्टा एन आवृत्ति में परिवर्तन कितना होगा? तो वो हो जाएगा 2VS अपॉन में ये क्या है मैं बताऊंगा अभी, V² माइनस VS का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई N। ठीक है,
अब देखो ये क्या क्या किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो Vs है ये क्या है, ये है आपके स्पीड किसकी, स्रोत की, यानी कि स्रोत का वेग। ठीक है, ये v क्या है, तो ये जो वेग उत्पन्न हो रही है उसका वेग, यानी अरे एक सेकेंड, तरंग का वेग। ठीक है, ये n क्या है, तो ये n वो फ्रीक्वेंसी है जो उसने डेवलप करी थी, यानी कि कौन सी हो जाएगी, ये पहले की आवृत्ति आप कह सकते हो, या उत्पन्न आवृत्ति, उत्पन्न आवृत्ति। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ये तो डेल्टा n है, ये तो इतनी चेंज हो रही है, इतना परिवर्तन हमें सुनाई देगा, लेकिन होगी कितनी भाई, आपको सुनाई कितनी देगी, तो परिवर्तन दिखाई देगा इतना पहले के और बाद के कंपैरिजन में। आपको जो आभासी आवृत्ति सुनाई देने वाली है वो कितनी होगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आभासी आवृत्ति यानी एन डैश, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी V/V माइनस VS गुणा N। समझ में आ गई बात। तो ये तो परिवर्तन है, पहले सपोज करो 2 थी, बाद में हो गई 4, तो परिवर्तन कितने का हुआ, 2 का, लेकिन आपको कितना मिला बाद में, 4। तो ये तो परिवर्तन है वो 2, और ये जो बाद में आपको आवृत्ति सुनाई देगी वो होगी ये वाली 4। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि परिवर्तन कितना हुआ, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना आवृत्ति का, और अगर आपसे पूछा जाए कि इतनी आवृत्ति प्रोड्यूस हुई और आपको कितनी सुनाई देगी, तो आपको इतनी सुनाई देगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। चलो अब आ जाता है हमारे थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, जब केवल श्रोता गतिशील है, श्रोता गतिशील है। ठीक है, यानी कि सोर्स क्या हो जाएगा, अभी स्टॉप, अभी कौन, सुनने वाला जो है वो चलने लगेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है सबसे पहले तो, कि भाई आभासी परिवर्तन कितना हो रहा है, तो परिवर्तन तो कितना आएगा, तो वो आप लिखेंगे इधर डेल्टा n, यानी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, वो हो जाएगा 2V/V गुणा n। समझ में आ गई बात। ठीक है सर, ये VO क्या है, ये श्रोता का वेग है, श्रोता का वेग। ठीक है, और ये V क्या है, तो ये आपको पता ही है, तरंग, ध्वनि की जो वेग है, या जो ध्वनि की तरंग उत्पन्न हुई उसका वेग कितना है। ये N क्या है, जो उत्पन्न हुई है तरंग, जो आपकी आवृत्ति वो। ठीक है, चलो अब लेकिन यहाँ पर भी आभासी आवृत्ति आपको कौन सी कितनी सुनाई देगी, तो आभासी आवृत्ति, उसको कह रहा हूँ मैं वापस यहाँ N2 नाम दे दिया। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V+VO/V मल्टीप्लाई विथ N। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आभासी परिवर्तन कितना हो रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आवृत्ति है, उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, तो 2VO/V गुणा N। और अगर पूछे कि आभासी आवृत्ति होगी कितनी, तो V+VO/V। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए तो देखो पहला केस क्या था, जब दोनों के दोनों स्थिर है, बाद में एक एक को चला दिया, पहले ध्वनि स्रोत को चलाया, फिर केवल श्रोता को चलाया। और अब हमारे चौथा केस आ रहा है, जब दोनों चल रहे हो, और ये दोनों जब चल रहे हो तो इसमें भी फिर अलग से 4 केस बनेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चौथा पॉइंट, जब स्रोत व श्रोता
दोनों गतिशील हो। ठीक है, तो दोनों चल रहे हो। अब ये दोनों चलने के भी अलग अलग केस होंगे। तो पहला केस दोनों के चलने में भी कौन सा आ जाएगा, यदि स्रोत व श्रोता दोनों तरंग की दिशा में ही गतिशील हो। समझ में आ गई बात। तो यदि स्रोत और सोर्स दोनों, श्रोता और स्रोत दोनों के दोनों तरंग की दिशा में ही, यानी जिस तरफ आवाज़ जा रही है उसी तरफ ये चल रहे हैं, तो आपका जो आभासी आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी। तो तब आपके आभासी आवृत्ति हो जाएगी, आपको यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, N1 और डैश नाम दे दिया इसका, ठीक है, और वो हो जाएगी V माइनस वी ओ अपॉन में V माइनस वी एस गुणा N। ठीक है, Vs क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार वापस से, स्रोत का वेग। Vo क्या है, तो ये आपके हो जाएगा श्रोता का वेग। N क्या है, तो उत्पन्न आवृत्ति। ठीक है, और ये V क्या हो जाएगा, ये V है तरंग का वेग, यानी जो ध्वनि है उसका वेग। ठीक है, तरंग का वेग। समझ में आ गई बात। तो आभासी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, अब जब दोनों चल रहे हैं और तरंग की दिशा में चल रहे हैं तब आभासी आवृत्ति। क्लियर है। चलिए अब आ जाता है दूसरा केस। दूसरा केस कहता है कि यदि क्या हो जाए, स्रोत यानी कि सोर्स व श्रोता, सोर्स व श्रोता विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से दूर गतिशील हो। क्या हो, दूर गतिशील हो। समझ में आई बात। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्रोत और जो श्रोता है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। देखो मैं यहाँ आपको डायग्राम भी बना देता हूँ। चलिए तो देखो इसका डायग्राम बनेगा कि ये जा रहा है V ऑब्जर्वर जो श्रोता है वो, और ये जा रहा है हमारा सोर्स, और इसी दिशा में जा रही है तरंग भी। ठीक है, तीनों एक ही दिशा में गतिशील हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि श्रोता जा रहा है इस तरफ, ठीक है, और स्रोत जा रहा है इस तरफ। समझ में आ गई बात। एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर गतिशील हो रहे हैं। तो जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब आपको आभासी आवृत्ति कितनी सुनाई देगी, तो आप लिखेंगे आभासी आवृत्ति बराबर, अब क्या हो जाएगी, तो अब आभासी आवृत्ति हो जाएगी V माइनस वी ओ अपॉन में V प्लस वी एस गुणा N। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब आ जाता है तीसरा केस। तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस कहता है कि स्रोत व
श्रोता, स्रोत व श्रोता एक दूसरे की ओर गतिशील हो, यानी कि स्रोत और श्रोता दोनों के दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर इधर जा रहा हो और श्रोता इधर आ रहा हो, एक दूसरे के पास में आ रहे हो, जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तब आभासी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तो आप लिखेंगे आभासी आवृत्ति इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? V प्लस वी ओ अपॉन में V माइनस वी एस गुणा N। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए चौथा केस क्या हो जाएगा? चौथा केस हो जाएगा कि श्रोता स्रोत की तरफ, ठीक है। श्रोता तो क्या कर रहा है? स्रोत की तरफ जा रहा है तथा स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो। समझ में आ गई बात? ये क्या केस है? ये केस है कि भाई श्रोता तो जो है स्रोत की तरफ जा रहा है, ठीक है। श्रोता जो है, ऑब्जर्वर जो है, वो जा रहा है स्रोत की तरफ, और स्रोत जो है वो श्रोता से दूर जा रहा है। ऐसे ये आगे है, ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है। समझ में आ गई बात? तब आभासी आवृत्ति क्या होगी? तो लिखेंगे आभासी आवृत्ति बराबर